प्रयागराज में महाकुंभ की धरती पर हम मौजूद हैं। आज महाकुंभ का 9वां दिन है। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ का स्नान कर लिया है। इन सब के बीच आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का पूरा अमला यहां पर मौजूद है। आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत कैबिनेट के 54 मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। 1:35 पर मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ का स्नान करेंगे। 2019 में भी उन्होंने महाकुंभ का स्नान पूरी कैबिनेट के साथ किया था। तो ये पूरी जो तस्वीर बन रही है, ये बैठक कहां पर होगी, स्नान कहां पर होगा, पूरी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। उनकी रिपोर्ट देखिए। यूपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक अब से कुछ घंटों बाद प्रयागराज महाकुंभ में होगी। इस बैठक को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। ये बैठक अरैल साइड में जो त्रिवेणी संकुल नाम से अस्थायी सर्किट हाउस बनाया गया है, वहां पर आयोजित की जाएगी। पहले ये बैठक ICCC सभागार में होनी थी, लेकिन मंत्रियों के आने की वजह से, मुख्यमंत्री के आने की वजह से आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस वजह से जो बैठक का स्थान है उसे बदल दिया गया है। फूल वहां पर मंगाए गए हैं। जो मंत्री आएंगे उन मंत्रियों को फूलों की माला पहनाई जाएगी जब त्रिवेणी में स्नान करके आएंगे। सामने की तरफ जो आप पंडाल देख रहे हैं, इसी पंडाल में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। तो 2019 के कुंभ में भी योगी सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में विशेष बैठक आयोजित की थी और इस बार जो बैठक आयोजित होनी है उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा होनी है वो 5 शहरों यानी अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर और चित्रकूट यानी 5 धार्मिक शहरों को मिलाकर एक सर्किट यानी कॉरिडोर बनाए जाने के फैसले पर निर्णय हो सकता है। इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका विस्तार प्रयागराज तक किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रयागराज को कई बड़ी सौगात भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक है, वहीं देश भर के जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम है, वो भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां अभिनेता अनुपम खेर पहुंच गए हैं, तो वहीं सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में मौजूद हैं और यहां की तैयारियों को देखकर, यहां की भव्यता को देखकर वो अभिभूत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में जो आम है वो तो पहुंच रहे हैं, खास लोग भी पहुंच रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर कल पहुंचे थे, उनसे पहले सुधा मूर्ति पहुंची थी और साथ ही साथ लोगों के आने का क्रम भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम आ गया है। इसके अलावा कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो यहाँ का स्नान करके जा चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ चुके हैं प्रयागराज में, उनका भी स्नान हो चुका है और अब अभिनेता अनुपम खेर, सुधा मूर्ति यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ की जो भव्य तैयारियां हैं, महाकुंभ का जो वैभव है उसे देखकर वो खुश हैं और लोगों को भी आने की यहाँ पर अपील कर रहे हैं। तो महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 9 दिन बीत चुके हैं महाकुंभ के। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान यहाँ पर हो चुका है। खुश हूँ कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्यौहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो जर्नी है ये आंतरिक जर्नी है, ये समारोह की जर्नी है। सबकी तरफ से, सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे बहुत आनंद है और इतना बढ़िया व्यवस्था है इधर और सब पुलिस लोगों का, योगी जी का नेतृत्व में इतना अच्छा किया है मुझे, और निःशुल्क लोगों के लिए मुझे बहुत आनंद है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। हमारे नाना जी, नानी जी, दादाजी वो कोई नहीं आ सके, हम कर्नाटक से आए हैं। उस समय वो नहीं मुमकिन था उनके लिए, इसीलिए उनके नाम पे तर्पण देना है मुझे। इसीलिए मैं 3 दिन का क्या बोलते हैं, ऐसा एक हम व्रत लिया है। 3 दिन हम नहाएंगे और तर्पण देंगे।
महाकुंभ अनादिकालीन है, कब से ये लग रहा है इसकी कोई तारीख नहीं, लेकिन जो दौर रहा है प्राचीन समय में महाकुंभ बहुत कम सुविधाओं में लगता था, संचार के साधन नहीं थे और लोग भटकते थे। फिल्मों में डायलॉग यहाँ तक लिखे गए कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ गए। लेकिन आज का दौर वो है जब संचार के साधन है, पर ऐसा नहीं कि उस वक्त कोई सुविधा नहीं होती थी। उस दौर में तीर्थ पुरोहितों के झंडे जीपीएस का काम करते थे, लोगों को भटकने से बचाते थे। इस व्यवस्था को देखने के लिए मैं पहुंचा तो समझ में आया कि कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, कैसे लोग झंडों के सहारे अपने तीर्थ पुरोहितों तक पहुंचते थे और कई बार आज भी उस व्यवस्था का इस्तेमाल आपातकाल में होता है। प्रयागराज में संगम के तट पर लहराते ये झंडे एक बड़ी परंपरा के प्रतीक हैं। ये झंडे संगम किनारे सनातन की बड़ी विरासत के प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र के प्राचीन जीपीएस सिस्टम की। जब मोबाइल का युग नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तब लोग अपने पुरोहितों से कैसे संपर्क साधते थे, सुविधाएं कैसे लेते थे। अलग अलग झंडे हैं, वो काला झंडा हुआ, लाल झंडा हुआ, इसके अलावा 4 खूंटे का झंडा हुआ। ये तमाम जो झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, असल में जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके झंडे होते हैं। इनके क्षेत्र बटे हुए होते हैं, कोई पूरब का भाग देखता है, कोई पश्चिम का भाग देखता है, और इसी से वो निर्धारित होता है। जो लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि हमें किस पुरोहित के पास जाना है और उसके बाद पुरोहित की तरफ से उन्हें सुविधाएँ दी जाती हैं। लेकिन विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पूरी परंपरा सदियों से चल कैसे रही है। झंडों की इस परंपरा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये झंडे अलग अलग तीर्थ पुरोहितों के हैं, जो संगम पर धार्मिक अनुष्ठान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना पुराना इतिहास तीर्थ पुरोहितों का है, उतना ही पुराना इतिहास उनके झंडों का भी है। यहाँ पर पुरोहित हैं, जो झंडे लगे हैं, कितने पुरोहित हैं यहाँ इस वक्त? इस समय 250 से कम नहीं हो, कम से कम। वैसे पहले पुराने 1484 बताते कहलाते थे, अब धीरे धीरे घटते घटते बहुत कम हो गए हैं। ये झंडे का क्या महत्व है? झंडा क्या रोल अदा करता है? रोल ये अपना अपना चिन्ह प्रदान करता है, और क्या यही रोल है उसका। अच्छा, झंडे में इलाका भी बटा है देश भर का? हाँ, उसमें सबका झंडा अलग अलग है, सबका इलाका बटा हुआ रहता है। हर तीर्थ पुरोहित के झंडे में अलग प्रतीक अंकित होता है। बड़े बड़े डंडों में लगे होते हैं, जिससे मेला क्षेत्र में दूर से ही दिखाई दे जाते हैं और श्रद्धालुओं को उनके क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित के पंडाल की पहचान करने में मदद करते हैं। यही परंपरा है, पहले जो परंपरा थी वही परंपरा आज भी चल रही है। पैतृक स्थान से पंडा का निशान और नाम जरूर याद रखना चाहिए अपने क्षेत्र में। गुरुकुल जो होते हैं, कहने का मतलब जैसे बाहर हम लोग भी जाते हैं, यहाँ लोग बाग आते हैं हमारे यहाँ, उनका अस्थि पूजन पिंडदान सब कराया जाता है। कराने के बाद जैसे मान लिया अन्नदान आदमी लिखाता है, उस अन्नदान के लिए हमें 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो अन्नदान लेने जाएंगे तो हमें गांव की जानकारी होगी, कौन गांव कैसा क्या हमारा है, उसी के संबंध में ये सब बही खाता लिखा जाता है। तीर्थ पुरोहितों के पास अपने जजमानों के पूर्वजों का लेखा जोखा मौजूद है। आपको भी अगर कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों के नाम जानने हैं तो पता लग सकता है, बशर्ते आपके पूर्वजों ने संगम में या कुंभ में स्नान किया हो। हर पुरोहित का इलाका बटा होता है। देखिए, ये सिरौंज शहर का बही खाता है। देखिए, लिखा हुआ है बही सिरौंज शहर। ये बहुत पुरानी बही है और इसमें जो जो तीर्थयात्री आए हैं उनके नाम, उनके पते और उनके किन किन लोगों के साथ आए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और बड़े संभाल कर इस बही खाते को रखा जाता है। तो ये प्राचीन विरासत जो है बहुत ये सहेज कर रखी गई है। इन बही खातों में जजमानों की कई पीढ़ियों का लेखा जोखा दर्ज है। तीर्थ पुरोहित अपने क्षेत्र से आए तीर्थ यात्रियों की सुविधा का पूरा जिम्मा उठाते हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस झंडे पे आए हैं? 5 सिपाही झंडे पे आए हैं और सागर जिले से आए। तहसील जयश्रीनगर है, जिला सागर। 5 सिपाही पे क्यों आए? को माने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा करते हैं। मतलब सागर से आपके घर का जो भी आता है तो इन्हीं के पास आएगा। तो यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है पुरोहित जी से? जो पूजा पाठ करते हैं वो नाव पे पहुँचा देते हैं। वहीं के बाल बनवाने तो यहीं के खवास बाल बनाते हैं।
और यानी कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब करवा रही थी। और बस के ले भी पहुंच जाती हैं। अच्छा, यानी कि बस स्टैंड में आप भटके ना तो लेने जाते? नहीं, मैं तो पहले पहुंच जात, फोन कर दे तो मैं लेने पहुंच जात। हाँ, तो आप भी नाम लिखवाते हैं यहाँ? हाँ लिखवाते हैं। कितनी पीढ़ी आ चुकी है आपकी यहाँ? हमारी अब 6-5 पीढ़ी तो हमें ध्यान नहीं है। अच्छा, जो नाम लिखा है सब? हाँ, सबका नाम लिखा। कुल मिलाकर कहें तो तीर्थ पुरोहितों ने प्रयागराज में सनातन की एक बड़ी विरासत को, एक प्राचीन परंपरा को आज भी जीवंत बनाए रखा है। तो आज के दौर में भले ही मोबाइल का ज़माना है, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब जो तीर्थयात्री थे वो अपने पुरोहित से संपर्क साधने के लिए इन्हीं झंडों के पास आते थे, जो झंडा उनकी परंपरा में चला रहा है। उसके बाद पुरोहित उन्हें तीर्थ में रहने की सारी सुविधाएं देते थे, स्नान करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे और महाकुंभ के वैभव को बड़ा बनाते थे। हालांकि आज भी ये झंडे काम आते हैं। ये तब काम आते हैं जब कोई तीर्थयात्री आया, मान लीजिए मोबाइल नंबर उसके पास पुरोहित का नहीं है, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तब इसी झंडे को देखकर वो तीर्थयात्री अपने पुरोहित के पास पहुंचता है, पंडे के पास पहुंचता है और उसकी तीर्थयात्रा सफल होती है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तीर्थ पुरोहितों का जो झंडा है वो जीपीएस के तौर पर प्राचीन समय में काम करता था और आज के दौर में भी उसका इस्तेमाल कई बार मोबाइल ना होने की स्थिति में हो जाता है। और अब देख लेते हैं कि महाकुंभ में क्या हलचल है और क्या है महाकुंभ की बड़ी खबरें। सायरन की इस आवाज को सुनकर कोई भी चौंक सकता है। यह आवाज इस टॉर्च से आ रही है। सायरन वाली ये टॉर्च महाकुंभ में पुलिस कर्मियों के लिए बेहद काम की साथी है, क्योंकि ये टॉर्च भीड़ को नियंत्रित करने में, सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में बेहद मददगार है। सायरन वाली इस टॉर्च को एवररेडी कंपनी ने बनाया है, जो बैटरी के लिए मशहूर है। अंधेरे में रोशनी तो सारे ही टॉर्चेस देते हैं, ये भी देती है, फ्रंट से भी देती है, साइड लाइट भी है, रिचार्जेबल है। बट इसमें एक यूनिक फीचर है कि इसका ना सायरन भी बजता है। ये पूरा स्नान का टाइम, मैनेजमेंट का टाइम, मतलब शाम को 5:30-6 के बाद अंधेरा हो जाता है, सुबह लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इतना सारा एक्टिविटी डार्क में होता है। व्हाट बेटर देन टू हैव अ फ्लैश लाइट, जिससे लाइट तो उसको दिखेंगे, राइट, बट साउंड भी कर सकते हैं इमरजेंसी। महाकुंभ में दुनिया भर से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इस टॉर्च का इस्तेमाल बेहद कारगर होगा। ये टॉर्च 100 डेसिबल की तेज आवाज पैदा करती है, इसलिए ये टॉर्च ग्रामीण इलाकों में किसान, बच्चों और महिलाओं के लिए बेहद कारगर साबित होगी। कई खूबियों से लैस 5000 एवररेडी सायरन टॉर्च उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को सौंपी जा चुकी हैं।